जय हिंद। तो हम आज बात करेंगे क्लास 6 का विज्ञान के बारे में। सिलेबस के अनुसार जो है अप्रैल में हम लोग को पढ़ना था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लोग जानते हैं कि 8 तक ये सिलेबस जो है ये तीनों एक ही में रहते हैं। तीनों विज्ञान जो है 8 तक एक ही में पढ़ना होता है। तो इसलिए कभी हम लोग जैसे कि बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद फिर अब जब फिजिक्स पढ़ना होगा तो 10वां चैप्टर पर जाएंगे, और केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो तीसरा से शुरू करेंगे। तो ये 3 वीडियो आपको पहले बनाया जाएगा, मतलब बनाएंगे अप्रैल के माह के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पहला शुरू करते हैं, बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं कि पहला चैप्टर यही है। इसके बाद 3 चैप्टर शुरू करेंगे जो केमिस्ट्री से हैं। इसके बाद 10 चैप्टर शुरू करेंगे जो फिजिक्स से हैं। तो इसमें शुरू करते हैं भोजन। भोजन जो ये बहुत ज़रूरी होती है हर मनुष्य के लिए या हर जीव जंतु के लिए, ये अहम अहम ज़रूरत होती है। तो भोजन यह कहाँ से आता है, इसके बारे में जानेंगे कि भोजन जो हम करते हैं ये कहाँ से आता है, इसके बारे में। तो आज शुरू करते हैं हम आज अपने ये विज्ञान का पहला चैप्टर क्लास 6 का। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का अपना विद्यार्थी या दोस्तों का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और वो पूरे दिन में क्या क्या मतलब खाए हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अगर वो अन्य राज्य के हैं तो उनसे भी जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग मतलब खाने की व्यवस्था अलग अलग होती है, वो लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं। ठीक है, तो अगर वो हैं तो उनसे भी आप लोग कुछ पूछताछ कर सकते हैं और पूछ के लिख सकते हैं। अब हमने देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थ कुछ सामग्री यहाँ पर दिया गया है। इडली, डोसा, सांभर वगैरह का चित्र दिया गया है, और ये मछली वगैरह है, ये दाल वगैरह दिया गया है। तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 में यहाँ पर दिखाया गया है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? तो पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता हो। संगठित मतलब होता है जो संगठित होता है, उसे हम संगठन कहेंगे। जैसे खाना बनाने की संगठन हो, ये पर संघटक हो रहा है, तो इसलिए संगठन दो पदार्थों को, यानी कि हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो संघटकों मतलब ये सब संगठित होते हैं, अर्थात इनके थ्रू ही हम कोई चीज़ मतलब बना सकते हैं मिलाकर। संगठित मतलब इसके थ्रू वो काम समाप्त हो गई, संगठित हो गई। तो क्रियाकलाप 2 में सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए, जैसे खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। जैसे रोटी चपाती, तो रोटी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो ये आपको चाहिए आटा और जल। आटा जल रहेगा तब ना हम उसे गूँदेंगे, गूँदने के बाद हम रोटी बनाएंगे। और चपाती यानी कि गुजरात में शायद चपाती बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह दाल, तो दाल बनाने के लिए कच्ची दाल चाहिए, फिर से जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी, मसाले इत्यादि चाहिए। तो इसी टाइप के आप इसका जो है खाद्य व्यंजन का सूची आप बना सकते हैं। और इधर कच्ची सामग्री रहेगा, और इधर जो खाद्य जो मतलब जो खाने योग्य हो जाएगा उसको लिखेंगे, मतलब जो बने बनाए इधर तैयार हो जाएगा उसको इस साइड में लिखेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ से वो बनता है वो इधर लिखेंगे। तो आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा। तो हमने क्या देखा कक्षा में, चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत।
खाद्य सामग्री यानी जो खाने वाला सामान है, और उनके स्रोत मतलब वो कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है, वो निकलते कैसे हैं, उनके बारे में। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए जैसे यहाँ पर दिया गया है, साग है ना। यह कहाँ से आते हैं, तो निश्चित रूप से ये पौधों से आते हैं। गेहूँ चावल का स्रोत, गेहूँ चावल का क्या स्रोत हैं, तो ये अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जैसे चित्र 1.3 में दिखाया गया है। देखिए 1.3 में ये पंक्तियां लगी हुई हैं, ये सब धान का खेत हैं। तो यही क्या होगा, तैयार होने के बाद ये हमें धान के यानी कि चावल के रूप में पर्याप्त होते हैं। तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि जो हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे चित्र 1.2 का बी में इस तरह देख सकते हैं, ये खाद्य संघटक के स्रोत हैं। ठीक है, ये खाद्य संघटक के स्रोत, जैसे अंडा हो गया और ये इसका मांस भी होता है, तो इस टाइप का होता है। आइए हम पूर्व के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जावंत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर, इस टाइप का ये जो विभिन्न मतलब दूध से उत्पाद होने वाले ये सब चीज़ बनते हैं। तो यहाँ पर सारणी 1.2 में दिया गया है खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत भी दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पर इडली क्या है, तो कच्ची सामग्री क्या चाहिए, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। ठीक है, और ये इसका स्रोत क्या है, तो पौधा यानी कि पादप। तो पौधा हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, और विज्ञान के भाषा में इसको पादप बोला जाता है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, जो मतलब लगभग 1 मीटर तक ऊंचाई तक होते हैं, उसे पादप बोलते हैं। तो ये पादप की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह चिकन करी, तो चिकन करी के लिए क्या क्या चाहिए, तो चिकन मसाला, तेल, घी और जल। तो देखिए चिकन क्या है, तो ये जंतु से आएगा, ये इसका मतलब चिकन का स्रोत जंतु है। ये मसाला कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, पौधे से। फिर यहाँ पर ये तेल, घी, तो ये क्या है, तेल, घी जो है ये तेल जो है पौधे से, और घी जो है जंतु से प्राप्त होते हैं। उसी तरह जल, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्रोत भूमिगत जल से। तो इसी तरह आप इसको सूची को और लंबा करके आप जोड़ सकते हैं कि कौन चीज़ कैसे बनता है और वो कहाँ से आता है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतु के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब भोजन के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग उपयोग करते हैं, तो ना बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम जड़ खाते हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम पत्तियां खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम तन्ने खाते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसका हम फल खाते हैं, फूल खाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। इस चित्र में दिखाया गया है पुष्प यानी कि फूल, कुछ का फल खाते हैं, तो कुछ का तन्ना यानी स्तंभ, कुछ का पत्तियाँ खाते हैं, और कुछ का कलिका, कुछ का इंटरनाड़ इसको बोलते हैं, कुछ का नाड़। ये किसी का प्राथमिक मूल, ये द्वितीयक मूल, मतलब किसी को मतलब ये वाला जड़ खाते हैं, किसी को ये वाला जड़ खाते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्ररोह तंत्र बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक होते हैं, यानी कि जड़ से ऊपर से पुली तक, यानी कि ऊपर तक जो है उसे प्रोह तंत्र बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसे मूल तंत्र बोलते हैं। तो पदार्थ के खाने योग्य भाग को ये दिखाया गया है कि कौन कौन सा भाग खाते हैं। मतलब बहुत सारे पौधे होते हैं जिसका सिर्फ फूल ही खाया जाता है, कुछ पौधे होते हैं जिसका फल ही सिर्फ खाया जाता है, कुछ ऐसा फल होता है जिसका केवल बीज ही हम लोग खाते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जानने का और प्रयास करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं ना, मुख्य स्रोत हैं पौधे, अर्थात पौधे पे भी सारा चीज़ निर्भर है। जैसे कि जीव जंतु को भी हम लोग खाते हैं तो वो भी पौधे पर ही निर्भर थे, वो पौधे को खाएंगे तभी हम उसको खाएंगे, उससे दूध वगैरह ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। तो इस तरह का सारा मुख्य स्रोत जो है भोजन का वो पौधा ही है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पंक्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, हम पत्तियों वाली
अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 में कभी आपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर एवं तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उनके पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो उसका 2 भाग हम लोग उपयोग कर लिए। एक तो तेल भी उससे होता है और उसके पत्तियों को साग भी बनाया जाता है। तो क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो पहेली जानना चाहती हैं कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत हैं? तो देखो, पौधे और जंतु के अलावा भी हमारे भोजन का स्रोत हैं। जैसे आर्टिफिशियल माध्यम से बहुत सारे देखते हो ना, चाइना वगैरह विभिन्न प्रकार का चावल वगैरह उत्पाद कर लेता है और रोग फैलाने के लिए होता है। आर्टिफिशियल द्वारा आजकल तो मीट अंडे सब बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, यानी कृत्रिम बनावटी बोलते हैं। तो उस टाइप का भी आज साइंस आगे निकल चुका है। तो अलग अलग तरीके से लोग बनाना शुरू किए हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनियां। अब क्रियाकलाप 4 देख लेते हैं। तो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। तो यहाँ पर लिखेंगे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, तो यानी बैंगन का भरता। अब ये संघटक स्रोत क्या है? तो बैगन। ये बैगन से ही क्या बनेगा? बैगन भरता बनेगा। पौधे का भाग, तो ये पौधे का जो है फल वाला भाग उपयोग होता है, जो हमें संगठन देता है, जो हमें संघटक देता है। संघटक यानी कि जो बनाने का कारण देता है। तो बैगन का जो फल होता है ना, बैगन का फूल नहीं, बैगन का फल से हम भरता बनाते हैं। तो ना, फूल के बाद जो होता है उसे हम फल बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। अब वो मतलब सब्जी हो या कुछ भी, सब फल ही बोला जाता है। तो अब इसी तरह तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, तो ये जो है इसका ये इसका बीज होता है। ये बीज से ही निकले। जैसे तेल हो गया, मूंगफली, ये सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से जो होते हैं ना, ये बीज ही होते हैं। बीज के थ्रू ही ये संघटक होते हैं। और बीज से ही जैसे तेल जो होता है, ये सरसों का बीज होता है। सरसों का, सोयाबीन का, मूंगफली जो खाते हैं वो बीज है वास्तव में मानो तो कुछ ऐसे पौधे हो जिसका बीज खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे जिसका फूल खाते हैं। तो उस तरह आप लोग इसको सूची को बनाने का, आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए सारे पौधों को चखकर परीक्षण न करें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। विषैले भी पौधे होते हैं। ठीक है। अब क्रियाकलाप 5 में हम देखेंगे। मूंगफली अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में यानी एक बर्तन में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उस जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए, कहीं अस्थिर रख दीजिए, जाली वगैरह में। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया है। चित्र 1.5 एवं चित्र 1.6। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोए और पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। तो देखे होंगे बहुत सारे हम लोग घर में चना वगैरह फुलाते हैं। फुलाने के बाद हम लोग को खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे छठ वगैरह में पूजा पाठ में होता है ना, 2 दिन रह जाता है, तो क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। तो अंकुरित हो जाता है और उसको थोड़ा सा मसाला वसाला डालकर अगर मिला दिया जाए तो अल्पाहार हो जाएगा। अल्पाहार मतलब थोड़ा सा भोजन के रूप में हो जाएगा, जिससे हम ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता के रूप में हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर चना का भी दिखाया गया है अंकुरण।
तो क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मकरंद यानी कि मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित यानी कि स्टोर करती हैं। 1.7 में जिस तरह ये देख सकते हैं, है ना, स्टोर करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियों का इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हमें ऐसे छतों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग होते हैं। तो ये जो मधुमक्खी के जो छत्ते हम लोग बहुत से देखते हैं पेड़ वगैरह पर लगाती है या किसी बड़े बड़े बिल्डिंग में भी लगा देती है सब। तो क्या होती है, ये उस जो कुछ समय में ही उन सब का उपलब्ध होते हैं। उसी समय में जैसे जिस समय बसंत अपना जो बिखरता है फूल वगैरह, उसी में ये सब फूल से रस चुन चुन कर ये अपने छत्ते में क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेती है ताकि वो साल भर उसी को यूज करेगी। हम लोग अपना स्वार्थी मानव क्या करते हैं, जाकर उसको भगा कर और छत्ते से उसको खेत देते हैं और उसका छाता काट कर और उसे जो मधु होता है यानी कि जो शहद होता है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये ओरिजिनल शहद होता है। लेकिन आजकल के देखोगे बाज़ारों में तो बहुत सारा मिलावटी आ गया है, जिसमें आधा मधु रहेगा मतलब आधा शहद रहेगा तो आधा चीनी का रस रहेगा। तो इसका भी परीक्षण करने के लिए अलग अलग मतलब तरीके होते हैं कि ओरिजिनल का कैसे है और ये डुप्लीकेट कैसे है, चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग आँख में लगा कर देखते हैं, अगर विक्स की तरह पुनपुनाने लगेगा इसका मतलब ये सही शहद है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उपयोग वो लोग करते हैं जिससे पहचाना जा सके कि असली कौन है नकली कौन है। तो इस तरह शहद निकाला जाता है और उत्पादन होता है, इसलिए ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, अब तो इसका पालन भी बहुत हो रहा है, मधुमक्खी पालन। तो हम जानेंगे जंतु क्या खाते हैं। ये तो बात हो गई इस उत्पादन की और भोजन कहाँ से आता है। अब हम जानेंगे जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब जो छोटे मोटे जीव जंतु जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, पशु यानी जानवर हैं जिसकी आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, है ना। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी यानी कि दिखाया गया है चित्र में कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। तो ये छोटे जो कीट पतंग होते हैं या गिलहरी वगैरह होती है, गिरगिट होता है, इन सब का कुछ खाते हुए आपने देखा है कि ये क्या खाते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पर गिलहरी का दिया, गिलहरी जिससे हम रुखी बोलते हैं ना अपने भाषा में। तो क्रिया 6 में दिया है सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। ठीक है, 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन का भी नाम लिखा गया है। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सारणी में जो बचा हुआ है उसको आप पूर्ति कीजिएगा। जैसे भैंस घास, खली, भूसा, अनाज पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, और ये छोटे पक्षी जंतु यानी कि चूहा वगैरह खाती है। और बाकी चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, ये सब आप लोग इसको आप लोग भर लीजिएगा। अन्य मतलब अन्य चीज़ क्या खाते हैं, अन्य मतलब यहाँ पर और कुछ जोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ से भर लीजिएगा कौन चीज़ कौन क्या खाता है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहेंगे। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी का जंतु कहते हैं। ठीक है, क्या आप कुछ ऐसे जंतु को भी नाम जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। ठीक है, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहेंगे। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्ग में लिखिए। जैसे गाय शाकाहारी, शेर मांसाहारी, कौवा सर्वाहारी। इसी तरह आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप लिख दीजिएगा जैसे बकरी शाकाहारी, बाघ मांसाहारी, और यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता सर्वाहारी। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो पहली जानना चाहती हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो हम सर्वाहारी में रखेंगे क्योंकि मनुष्य तो सब खाता है, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे मनुष्य नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी में आ जाएंगे, कुछ मनुष्य ऐसे भी आएंगे वो मांसाहारी में आ जाएंगे।
आज ज़्यादा आएंगे मतलब कि 99% तो आएंगे सर्वहारी में, कुछ ही % होंगे जो इन दोनों में शामिल होंगे। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इस तरह पहला चैप्टर बायोलॉजी का समाप्त हो चुका है। अब दूसरा हम दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे, एथिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरा नहीं, क्योंकि वो दूसरे सिलेबस के अनुसार चलना है, तो हम उसे बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह यहाँ पर दिया है, प्रमुख शब्द पर थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। संघटक, संघटक वो होता है जिसके माध्यम से कोई संगठित होता है, जैसे पौधों का उगना, इसका संघटक क्या है, तो बीज है, बीज से ही ना पौधे उगते हैं, तो बीज क्या हो गया, वो संघटक हो गया। खाद्य, खाद्य मतलब जो खाने योग्य पदार्थ है उसे खाद्य कहेंगे। मकरंद, मकरंद कौन होता है, जो भिन्न भिन्न जो ये जो मधुमक्खियाँ जो फूलों से रस वगैरह को चूस कर अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं कि ताकि वो साल भर उसको यूज कर सके, उसे हम मकरंद कहेंगे ना। अंकुरित बीज, तो अंकुरित बीज के बारे में जान गए, जैसे कि चना वगैरह फुला देने पर 3-4 दिन के बाद 3-4 दिन रख देने से निकाल कर उसको, उसमें एक उजला उजला धारी टाइप का संरचना निकल आती है, जिसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, जो ये पदार्थ खाते हैं, पेड़ पौधे से उपजाए हुए चीज़ खाते हैं, वो शाकाहारी है। मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, वो मांसाहारी हो जाएंगे। अंडा मछली ये सब जो खाते हैं वो सब और मांसाहारी आ जाएंगे। सर्वहारी मतलब ये जो दोनों खाते हैं, साग पदार्थ भी खाते हैं और ये मांस मछली वगैरह भी सब खाते हैं, ये सब सर्वहारी में आ जाएंगे। तो ये प्रमुख शब्द के बारे में आप लोग जान लिए। अब इसका मेन ये जो पाठ है, इस पाठ का मेन सार क्या है, मेन सार मतलब मेन इसका जो कहने का मतलब है वो क्या है, वो सारांश के रूप में जानते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, ठीक है, मतलब अलग अलग लोग खाना खाना पसंद करते हैं, वो लोग अलग अलग स्रोत से आते हैं। और हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, ठीक है, हमारा भोजन का जो मुख्य यानी मेन जो स्रोत हैं वो पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी यानी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह सारांश भी पूरा हो गया। ये जो अभ्यास हैं आप लोग इसे अपने शब्दों में आसानी से कर सकते हैं, और ये करते समय आप लोगों को उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग आसानी से अगर पूरा वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखे होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे, इसलिए इन सब को उत्तर देने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो इसका हम जो फ़ोटो खींचकर ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।